हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो सामाजिक विज्ञान है, आप लोग का न्यू पैटर्न है, उसके आधार पे 20 मार्क के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए, ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये किसी लड़के ने जो हम लोग का अभी व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें भेजा था। ये किसी क्वेश्चन बैंक का सारा सारा क्वेश्चन है। इसको मैंने टाइप कर लिया है क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में वो लड़का फोटो खींच कर भेजा था ना, तो उतना उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो चलो, उससे हमें क्या मतलब, कहीं का हो यार, अगर क्लास 10 का है सोशल साइंस का तो उसे हमें सॉल्व करना ही करना है। ठीक, चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी आप वीडियो को देखते रहो। अंत में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दूंगा। देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से यह फायदा है, ये मैंने सुबह का ही ये जो पीडीएफ है ना पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था। तो बहुत सारे लड़के देखो उसमें अच्छे लड़के थे, जो जैसे इसका सॉल्यूशन करके जितना आ रहा था, किसी लड़के ने 7 का, किसी का 8 का ऐसे सॉल्यूशन किए थे और सही सही लगभग उनके थे। ठीक, और जो बुरे लड़के होते हैं यही वही यार ग्रुप में मतलब मुझे मैसेज करते, हेलो हाउ मतलब कैसे हो, कहाँ से हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। यार क्या मतलब, चुपचाप मतलब ग्रुप में अगर जुड़ते हो तो उसमें जुड़े रहो, हाय हेलो कुछ मत करो, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। चलो, उस चीज़ पे बात हम ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी यहाँ थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, जो वो है साइमन कमीशन कब भारत आया। ओके, साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो देखो, ये साइमन कमीशन क्या था। अब पहले तो बता दूं इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 1922, 1924, 1926, 1928। तो इसका आप सही आंसर बताओ कौन सा है। देखो, इसका आंसर सही अगर बात करें तो ये है, ठीक है, 1928। अब देखो, ये साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं, क्योंकि इसके मतलब इससे रिलेटेड आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता रहता है। तो देखो, साइमन कमीशन एक कमेटी थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, और सातों के सातों सदस्य थे वो अंग्रेज, मतलब अंग्रेजी थे, कोई भी उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और वह भारत में जो आया था वो संवैधानिक कानूनों को बनाने आया था। सिंपल यही लॉजिक है, ठीक है, और कुछ नहीं है साइमन कमीशन में। ठीक है, और इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और जमकर विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे भी लगे। तो आप ये शायद पढ़े होंगे इसके बारे में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। ओके, जो आप लोग वंदे मातरम गीत गाते हो, ठीक है, जैसे स्कूलों में आप लोगों ने गाया होगा, छुट्टी ये बाद में, जैसे सुबह तो आपका राष्ट्रगान होता है और शाम को ये वंदे मातरम आपने मतलब जो राष्ट्रीय गीत है उसको आप गाते हैं शाम को जब छुट्टी होती है आपकी स्कूल की। तो उसको किसने लिखा है। ठीक है, आपने गाया होगा वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम ऐसे कर। ठीक, तो इसके लेखक कौन है। इकबाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मैथिली शरण गुप्त है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। देखो, इसका सही ऑप्शन यही चौथा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत सारे इनको बंकिम चंद्र चटर्जी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन थे इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एक काफ़ी ये बड़े लेखक हैं जी हमें दोस्त, एक काफ़ी बड़े उपन्यासकार हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने मतलब जो अपनी रचनाएं की हैं उनके आधार पे फिल्में बनी हैं। ठीक है, लगभग मुझे मतलब 10 ठे लगभग आप समझ जाओ कि इनके जो रचनाएं हैं उनके आधार पे फिल्में बनी हैं। जो शाहरुख खान की सबसे फेमस एक जो ओल्ड फिल्म है, आपने अभी यार उसका मैं नाम भूल गया, देवदास। देवदास जो है ना, आपने देखा होगा। देवदास जो फिल्म है ना, इनका ही एक उपन्यास है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही। ठीक है, देवदास नाम से इनका एक उपन्यास है, उसी के आधार पे जो शाहरुख खान की फिल्म बनी है देवदास बनी है। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो ये कितना फेमस लेखक हैं। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो, अगला हम लोग क्वेश्चन, अगला देखो क्वेश्चन, विश्व बैंक और IMF ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया था। देखो यार, अगर मैं बोलूँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपली यहाँ अगर मैं बताऊँ कि विश्व बैंक और IMF, देखो ये दोनों बैंक हैं लेकिन दोनों में अलग अलग मतलब ये दोनों में डिफरेंस है। विश्व बैंक में भी डिफरेंस है और IMF, मतलब दोनों बैंक ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप लोग पढ़ सकते हो गूगल पे सर्च करके। बाकी इनकी स्थापना, दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी। लेकिन इन्होंने कब कार्य करना प्रारंभ किया, ये यार मैं बहुत जगह पे खोजा, ऑनेस्टली बताऊं तो विकिपीडिया भी चेक किया लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अब मुझे इसका आंसर नहीं मालूम। बाकी मुझे आशा है कि यह मतलब ये 1945 से अपना कार्य करना चालू किए होंगे, क्योंकि 1944 में इनका स्टेबलाइजेशन हुआ यानी इनकी स्थापना हुई, तो 1945 से ये कार्य करना प्रारंभ कर दिए होंगे। ठीक है,
बाकी इस आंसर पे मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक, देखो यार, मुझे कोई क्वेश्चन ना आए तो इसमें कोई मेरे लज्जित वाली बात नहीं है, न ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर ना आए तो लज्जित वाली बात नहीं है। देखो, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा टीचर वही बन सकता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, और ये मतलब हर एक व्यक्ति पे लागू होता है कि जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं ऐसा मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, मुझे ये आंसर नहीं मालूम है। चलो थर्ड मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन बेल्ट यानी हरित पट्टी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस देश से है? सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा, केन्या। इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां नहीं रखनी है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आप लोग के एग्जाम में, तो आप केन्या सीधे सीधे याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भाई सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। ठीक, चलो उसके अलावा अगला है, भारत में कितने संघीय राज्य हैं, मतलब भारत में कितने राज्य हैं? सब लोग जानते हो भाई 28 राज्य हैं। ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और बाकी ये मेरा एक नीलेश एकेडमी क्लास 10th कर नया चैनल है, शायद आप लोग में से ज़्यादा लोग जानते होंगे। अगर अभी तक आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। इस पर देखो, इस पर इसकी क्या खासियत है कि आप लोग का, खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट का, इस बार का 2023 का पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो मैं जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ ना, इस पे जितनी भी वीडियो है न्यू सिलेबस के आधार पे है, न्यू पैटर्न के आधार पे है। लेकिन ये जो सुपर फास्ट क्लासेस, ये तो मेरा पुराना चैनल है, तो बहुत दिनों की वीडियो है। हालांकि देखो, जो आप पढ़ोगे वो कहीं आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हाँ, एक आप जो नया पैटर्न के अनुसार पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, 7वां क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कि सत्ता में साझेदारी निम्न में से क्या है? ओके, सत्ता में साझेदारी से क्या मतलब है? ये आप लोग का एक लेशन भी है, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। ठीक है, यानी सत्ता में साझेदारी निम्न में से क्या है? तो लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है, या लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है, या लोकतंत्र के लिए व्यर्थ है, या लोकतंत्र के लिए न व्यर्थ न आवश्यक। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन है, सबसे पहले तो मैं बता दूं सत्ता की साझेदारी क्या है। देखो, सत्ता की साझेदारी कहने से यही मतलब है कि जो सत्ता में लोग हैं, जैसे मतलब जो राजनीतिक लोग हैं, ठीक है, जैसे आपके सीएम हो गए, पीएम हो गए, या जो भी हो गया, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, वो मतलब किसी एक पार्टिकुलर धर्म अथवा जाति को न बिलोंग करे, सभी जाति धर्म के लोग सत्ता में हो, यही सत्ता की साझेदारी से मतलब है। ठीक, तो सत्ता की साझेदारी निम्न में से क्या है? तो लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है। सही बात है, क्योंकि भैया सभी जाति सभी धर्म के लोग उसमें रहेंगे, तो सभी जाति धर्म की मतलब भावनाओं को ध्यान में रखकर सबका विकास होगा। ठीक, तो ये भाई लोकतंत्र की भावना के अनुकूल भी है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। क्लियर, 7वां क्लियर। चलो हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी? ओके, सही बात है, काले दस्ताने और जो बंधी हुई मुठिया थी वो किसकी प्रतीक थी? तो देखो, अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। उस समय देखो, बहुत अगर पीछे बात करें, अभी भी ये होता रहता है। अभी आपने अमेरिका में एक उदाहरण देखा था कि एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मर्डर हो गया था शायद, जिसको लेकर बहुत बड़ा अमेरिका में बवाल हुआ था। और ये पीछे का हिस्ट्री रहा है, जैसे हम लोग का भारत में अंग्रेजों और भारतीयों को लेकर हिस्ट्री रहा है, उसी तरह अमेरिका में मतलब अश्वेत यानी काले लोग और जो श्वेत हैं यानी गोरे लोग, दोनों के बीच हमेशा टकराव रहता है। ठीक है, तो उसको लेकर एक बड़ी अमेरिका में हिस्ट्री है, तो ये वहीं का है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था ना कि जैसे जो अश्वेत लोग थे ना, वो काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियों का एक प्रतीक बनाकर अपनी शक्ति मतलब दर्शा रहे थे। एक तरह से नहीं होता है, जैसे कोई भी एक आंदोलन चलाते हैं तो उसका एक प्रतीक ले लेता है, तो उसी प्रकार ये प्रतीक बनाए हुए थे अश्वेत लोग। तो काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो भाई अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। चलो, ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित होती है? आप सब बताओ। 9वां प्रश्न, ठीक है, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित होते हैं? समृद्धि पर, प्रतिभा एवं कौशल पर, धन और बल पर, या राजनीतिक समानता पर? तो भाई इसका तो यही मतलब चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए, राजनीतिक समानता पर। ठीक है, तो इसका यही ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक, 9वां प्रश्न का। चलो 9 के बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है? आप लोग स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हो कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से, ठीक है, देखो प्रश्न क्या है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्न में से कौन सा
विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ओके, देखो शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। आपको सीधे सीधे ये प्रश्न याद रखना है, इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ये समवर्ती सूची क्या है, ठीक है, नहीं तो फिर ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो देखो समवर्ती सूची में आप लोग जानोगे इनमें से कौन सा विषय सूची में शामिल है। तो शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची में शामिल है, न कृषि शामिल है, न रक्षा शामिल है, न पुलिस शामिल है। ठीक, कहने का मतलब ये है समवर्ती सूची। चलो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप केवल ये याद रखिए कि शिक्षा, इनमें से जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में रखा गया है, नहीं तो ये ज़्यादा बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूँ कि काली मिट्टी। जी हम दोस्तों, जो महाराष्ट्र में अधिकांशतः पाई जाती है काली मिट्टी, वो क्या है कि कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है एक तरह से बोले। चलो ये हम लोग का 11 प्रश्न हो गया। उसके बाद चलो हम लोग 12वां प्रश्न देख लेते हैं। इधर भाई इधर, ओके। 12 नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे अपने देख सकते हो कि मुंबई हाई का संबंध किससे है? सब लोग जानते हैं भाई मुंबई हाई का खनिज तेल यानी तेल निकालने से ये संबंधित है। मुंबई हाई न बंदरगाह से संबंधित है, पर्यटन स्थल नहीं, ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलो 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? ओके, वायु सेवा, रेल सेवा, जल सेवा, दूरदर्शन। भाई संचार का माध्यम है वायु सेवा, गलत है। हवाई जहाज ये वायु सेवा, ये तो भाई एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के साधन है। रेल सेवा, जल सेवा नहीं, जल सेवा मतलब ये मतलब पानी वाली जहाज़ों की बात कर रहा है, और रेल सेवा तो आप समझ ही रहे हो, ये सब यातायात के तीनों साधन है। बल्कि दूरदर्शन आप लोग का संचार का साधन है, यानी इससे आपका समाचार मिलता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ओके, देखो बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। देखो बागान एक व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का अपना बागान यानी बगीचा हो सकता है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति का खुद का अपना संसाधन, जैसे अगर आप कोई ट्रैक्टर, किसी किसान का कोई ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर उसका अपना खुद का संसाधन है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके अलावा किसी आपका अपना घर या आपका खुद अपना मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में है, आपने खुद अपने पैसे से खरीदा, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का थोड़े अधिकार है, आपका खुद का अधिकार है। ठीक है, तो आपका जो बागान हो गया या चारागाह भी होता है ना, चारागाह पे भी मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जैसे खेत है, बहुत ज़्यादा खेत है, तो उस पे उसका अधिकार हो सकता है। भूमि भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार भूमि पे हो सकता है, लेकिन जो खनिज संसाधन है भाई ना, ये व्यक्तिगत संसाधन कभी नहीं हो सकते। आपका ही खेत है, आपके ही खेत में कल अगर मान लीजिए कोयले का भंडार मिल जाता है, यानी कोयला तो खनिज में ही आया, तो कोयला का भंडार मिल जाता है ना, तो कोयला आपको मतलब सरकार उसको ले लेगी, अधिग्रहित कर लेगी आपसे, उस पर आपका कुछ अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये खनिज संसाधन कभी भी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी एक व्यक्ति का यह संसाधन नहीं हो सकता। ठीक, अब चलो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज संसाधन अब कहोगे कि सरकार का संसाधन होगा। हाँ सरकार का होगा, सरकार का होगा मतलब पूरी जनता का, सब लोगों का होगा, क्योंकि सरकार के पास जाएगा तो सरकार क्या करेगी उससे? भाई आप लोगों ही तो कल्याण में लगाएगी उसको, मतलब उससे बिजली उत्पादित करेगी और आपको कम दामों में बिजली उपलब्ध कराएगी, सिंपल। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ओके, देखो ये भूदान, भू मीन्स भूमि, दान मतलब दान, आप सही समझ रहे हो, भूदान मीन्स भूमि का दान। इसका ये आंदोलन यानी भूदान आंदोलन किसने ये प्रारंभ किया था, किसने आरंभ किया था? तो देखो जो महात्मा गांधी के शिष्य थे, आप लोग जानते होंगे आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने ही क्या किया था कि भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये भूदान आंदोलन का क्या मतलब है? तो देखो उस समय क्या था ना कि जो जैसे बड़े बड़े लोग थे, उनके पास बहुत सारे मतलब 20-20 बीघा, 50-50 बीघा खेत था, और किसी के पास कुछ भी खेत नहीं था, 1 बीघा भी खेत नहीं था। तो जो विनोबा भावे थे ना, आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया। ठीक है, कि मतलब जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत है भाई, वो क्या करे कि उन गरीब लोगों को जिनके पास खेत नहीं है, उनका कम से कम अपनी मतलब जितनी भी भूमि है उसका 6वां हिस्सा मतलब एक गरीब जिसके पास खेत नहीं है उसको दे दो। और इसी को लेकर काफ़ी आंदोलन उन्होंने किया था। ठीक है, और ये लगभग बहुत ज़्यादा सफल रहा, पता नहीं कितना लाख हेक्टेयर की कितना ज़मीनें इस प्रकार मतलब गरीब लोगों को प्राप्त हुई। तो उससे हम नहीं जाते हैं, ये सिंपल, ये आपका भूदान आंदोलन किससे संबंधित? तो आचार्य विनोबा भावे से। ठीक, भावे से। चलो ये 16वां प्रश्न के वस्तु विनिमय संबंधित है। ठीक है, वस्तु विनिमय किससे संबंधित है? वस्त्रों के उत्पादन से, मुद्रा से, मजदूरी निर्धारण से, या वस्तुओं के आदान प्रदान से। भाई वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा अपने मतलब हम लोग पड़ोसी में क्या करते हैं कि भाई मेरे पास
चावल नहीं है, तुम मतलब चावल दे दो और उसके बदले तुम गेहूँ ले लो मेरा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, न कि उसमें पैसे हिलाना मतलब देखो मैं भोजपुरी भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ, माफ़ करना, न कि उसमें पैसे मतलब ऐड करना, ठीक है। कि जैसे हम लोगों ने चावल खरीद लिया मार्केट से, तो वो वस्तु विनिमय नहीं हुआ। वस्तु विनिमय का मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना और लेना, ठीक। तो वस्तुओं के आदान प्रदान से ये संबंधित है वस्तु विनिमय, ठीक। आई होप आप लोग को 16 नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। उदारीकरण का अर्थ है, जो ये उदारीकरण है ये क्या है, ये मतलब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम लोग उदारीकरण को भी समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, ठीक है। ये उदारीकरण जैसे मतलब किसी भी एक चीज़ में गवर्नमेंट द्वारा मतलब लोगों को छूट देना जिससे वो आगे बढ़ सके, या आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, ठीक। तो यहाँ कह रहा है कि निजी क्षेत्र पर अंकुश लगाना, तो ये तो गलत है। लाइसेंस नीति पर ढील देना, ये सही हो सकता है, क्योंकि हम लाइसेंस नीति पर ढील देना मतलब अब ये ढील नहीं दे देना कि 18 वर्ष से नीचे के लोग क्या करें कि आ, ये लाइसेंस नीति मतलब ये हर जगह, ये केवल आप ये गाड़ियों से मत समझना, ठीक है। ये जैसे कंपनियों की भी लाइसेंस, या स्कूलों चलाने का भी लाइसेंस होता है, कोचिंग चलाने का लाइसेंस होता है, बहुत सारे लाइसेंस, तो सभी चीज़ों पे ये लागू होता है। तो लाइसेंस नीति पे ढील देना थोड़ा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को न रहना, ठीक। वही क्या उदारीकरण का अर्थ वही है, सिंपल है। चलो तो ये आप लोग का ख सही हो जाएगा। ये आप लोग का इधर प्रश्न है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, उपयुक्त तीनों तो ये गलत ही है। तो ये लाइसेंस नीति पर ढील देना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सॉरी दिवस, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भाई? यहाँ कब बीच में आप ऐड कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 15 मार्च को, 10 मार्च को, 5 मार्च को, 20 मार्च को। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखो उपभोक्ता संरक्षण जो दिवस यहाँ पे बात किया जा रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ये विश्व, ठीक है, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है, जो 15 मार्च को मनाया जाता है। और एक सिंपल जो भारत सरकार उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाती है, वह आप लोग याद रखना 24 दिसंबर को मनाती है। कब? 24 दिसंबर को, क्योंकि भारत में, ठीक है, 24 दिसंबर को ही क्या, 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था वो पास हुआ था। शायद मुझे अगर याद है सही तो 24 दिसंबर 1986 को। एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि 1986 है कि क्या है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 24 दिसंबर, ठीक है। तो 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और पूरे विश्व में बात करें तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण दिवस यानी वही विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार 15 मार्च, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलो 19वां हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ओके, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक, वो है लंदन में, जेनेवा में, टोक्यो में, वाशिंगटन में। सही ऑप्शन है जेनेवा में। सीधे सीधे याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक। 19वां प्रश्न का आंसर ये हो गया, सेकंड वाला। उसके बाद 20वां और अंतिम लास्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये हम लोग के भारत के राज्य हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय, इनमें से मतलब किस में देखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो देखो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय इन राज्यों की अपेक्षा अधिक है। इन राज्यों से क्या, मुझे मतलब सबसे अधिक है, एक तरह से समझ जाओ, हरियाणा में, ठीक। तो ये थे हम लोग के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोग का हिंदी का और सोशल साइंस का भी कई क्वेश्चन करा रखा है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। बाकी ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ये नीलेश एकेडमी क्लास 10 कर जो है मेरा न्यू चैनल, ठीक है। बाकी मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, और अगर व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं तो ले लो यार, ये 85 42 86 64 46, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करोगे तो ग्रुप से जुड़ जाओगे, ठीक है। और ग्रुप में ज़्यादा आप हेलो हाय मत करना यार, ठीक है, उससे डिस्टर्बेंस होती है। आप केवल जुड़ जाना, बस उतना काफ़ी है, आपको उसमें वीडियोज़ PDF सब मिलता रहेगा। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।